नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के रहने वाले राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट आया है। मेघालय के शिलोंग में उनका मर्डर हुआ, लेकिन उनकी पत्नी का पता नहीं चल सका था। हालांकि सोमवार 9 जून 2025 को सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिल गई। उसे वन स्टॉप सेंटर पर रखा गया। इस हत्याकांड में सोनम भी आरोपी हैं। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में सोनम ने पुलिस को पहला बयान दिया है। इसमें उसने कई बड़े दावे भी किए हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक सोनम ने पुलिस को बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने मेरे पति की हत्या की। उसने आगे बयान दिया, लूटपाट कर मुझे अगवा किया गया, एक कमरे में मुझे बंद रखा गया, गाड़ी में बिठाकर गाजीपुर के ढाबे पर छोड़ा। कथित लूटपाट के बाद सोनम 7 दिन कहां थी, इसका जवाब नहीं मिला। मेघालय पुलिस ने इंदौर के पर्यटक राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़ी गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। मेघालय पुलिस ने बताया है कि मृतक राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी ने यूपी के गाजीपुर जिले में सरेंडर कर दिया है, जबकि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेघालय पुलिस ने इस अपराध की आड़ में राज्य का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। दरअसल बीते 2 हफ्तों से मेघालय पुलिस की कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल पूछ रहे थे। कुछ पोस्ट में मेघालय राज्य के खिलाफ कथित तौर पर अमर्यादित टिप्पणियां भी की गई। इन सभी प्रतिक्रियाओं को गंभीरता से लेते हुए मेघालय पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कही है। पुलिस का कहना है कि अपराध के बाद राज्य के खिलाफ नफरत वाली टिप्पणियां पोस्ट की गईं, जिससे प्रदेश और यहाँ के लोगों का अपमान हुआ है। एक सवाल के जवाब में पुलिस अधिकारी ने कहा कि राज्य के लोगों को निशाना बनाकर नफरत से भरे सोशल मीडिया पोस्ट का स्वतः संज्ञान लिया गया है। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। मोदी सरकार अपने 11 साल पूरे होने पर एक बड़ा प्रचार अभियान चलाने वाली है, जिसमें वो बताएगी कि देश की सुरक्षा, किसानों की मदद, नई योजनाएं और महिलाओं, गरीबों और गाँव के लिए क्या क्या काम किए गए हैं। वो मंगलवार को अपने 11 साल पूरे कर रही है। इस मौके पर सरकार बड़े बड़े कामों को जनता के सामने लाने की तैयारी में है। वो ऑपरेशन सिंदूर पर अभियान चलाएगी, दिल्ली में G20 सम्मेलन की शानदार मेजबानी पर बताएगी, नई योजनाओं और फैसलों पर जनता को बताएगी। इसके अलावा जम्मू श्रीनगर में वंदे भारत ट्रेन, किसानों के लिए खास कदम, गाँव में बिजली की सुविधा, सस्ते दामों पर यूरिया की उपलब्धता, सड़क, रेल, पुल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, नारी शक्ति को बढ़ावा और नॉर्थ ईस्ट भारत का विकास जैसी बातें जनता तक पहुंचाएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने देश भर में मीडिया टूर भी प्लान किए हैं, जिससे पत्रकार सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर देख सकें, लाभार्थियों से बात कर सकें और सफल कहानियों को सामने ला सकें। 1 महीने तक चलने वाले ये टूर सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का जरिया होंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि जब मोदी सरकार 11 साल की सेवा का जश्न मना रही है, तब देश की हकीकत मुंबई से आ रही दर्दनाक खबर में दिखाती है। ट्रेन से गिरकर कई लोगों की मौत। भारतीय रेल करोड़ों की जिंदगी की रीढ़ है, लेकिन आज असुरक्षा, भीड़ और अव्यवस्था की प्रतीक बन चुकी है। मोदी सरकार के 11 साल बराबर न जवाबदेही, न बदलाव, सिर्फ प्रचार। सरकार 2025 पर बात करना छोड़ अब 2047 के सपने बेच रही है। देश आज क्या झेल रहा है, ये कौन देखेगा। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर स्वप्निल धनराज नीला ने बताया है कि मुंबई के मुंब्रा रेल हादसे में घायल 13 लोगों में से 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 4 अन्य घायलों का इलाज जारी है। स्वप्निल धनराज नीला ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे बोर्ड ने सभी मौजूदा रेक में बदलाव करने का फैसला किया है। सभी नए रेक AC रेक होंगे, जिनमें ऑटोमेटेड डोर क्लोजर सिस्टम होंगे। उन्होंने सभी यात्रियों से अपील की है कि वो फुटबोर्ड पर यात्रा करने से बचें। सभी स्टेशनों पर इसकी घोषणा की जा रही है। बता दें, सोमवार की सुबह लगभग 9:30 बजे मुंबई के ठाणे जिले के मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास कुछ यात्री एक चलती लोकल ट्रेन से गिर गए थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अब चुनाव आयोग के फैसले की तारीफ की है। दरअसल चुनाव आयोग ने कहा है कि वो 2009 से 2024 तक की हरियाणा और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट देगा। राहुल गांधी ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट सौंपने का पहला कदम अच्छा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से अब ये भी पूछा है कि ये डेटा डिजिटल फॉर्मेट में कब तक मिलेगा, ताकि उसे आसानी से पढ़ा जा सके। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने हरियाणा और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट देने का फैसला किया है। ये फैसला दिल्ली हाईकोर्ट को दिए गए आश्वासन के बाद लिया गया है।
कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत ने कहा है कि किस तारीख तक मिलेंगे ये हरियाणा और महाराष्ट्र के वोटर रोल, ये बताए चुनाव आयोग। फर्जी घोषणा से काम नहीं चलेगा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सोमवार को चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने पूछा कि क्या चुनाव आयोग ने बीजेपी को ठेका दे दिया है कि वो विपक्ष के आरोपों का जवाब दे। ये बयान उस वक्त आया है जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक अखबार में लेख लिखकर राहुल गांधी के मैच फिक्सिंग और धांधली वाले आरोपों को गलत बताया। राहुल गांधी ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। फडणवीस ने अपने लेख में राहुल गांधी पर लोकतंत्र का अपमान करने और जनता के जनादेश को कमजोर करने का आरोप लगाया। इस पर संजय राउत ने पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी ने सवाल चुनाव आयोग से पूछे हैं, बीजेपी से नहीं, तो फिर देवेंद्र फडणवीस क्यों जवाब दे रहे हैं? क्या अब चुनाव आयोग ने अपनी सफाई देने का ठेका बीजेपी को दे दिया है? सऊदी अरब ने 14 देशों के नागरिकों के लिए वीजा पर अस्थायी बैन लगा दिया है। सऊदी सरकार का ये बैन बिजनेस और फैमिली वीजा के अलावा उम्राह वीजा पर भी लागू होगा। वीजा पर टेम्पररी बैन का यह फैसला बिना रजिस्ट्रेशन के लोगों को हज में शामिल होने से रोकने के लिए है। ये प्रतिबंध मध्य जून यानी इस साल का हज पूरा होने तक जारी रहेगा। सऊदी अधिकारियों ने बताया है कि उम्राह वीजा के लिए विदेशी 13 अप्रैल तक ही आ सकते हैं। इसके बाद उम्राह वीजा नहीं दिए जाएंगे। बता दें, सऊदी में बीते साल हज के दौरान हजारों मौतें हुई थी। मरने वालों में ज्यादा अनाधिकृत हज यात्री थे। ऐसे में इस वीजा बैन का मकसद बिना रजिस्ट्रेशन हज यात्रा करने वाले लोगों को रोकना है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए वीजा पर सख्ती का यह फैसला किया है। हालांकि विपक्ष मोदी सरकार की विदेश नीति पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सऊदी अरब के वीजा बैन को मोदी सरकार की विदेश नीति का फेलियर बताया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने भारत समेत 14 देशों के लिए वीजा सस्पेंड कर दिए हैं। ये भारत की विदेश नीति के लिए एक और बड़ा झटका है। इसके साथ ही उन्होंने कई चीजें गिनाई हैं जो बताती हैं कि भारत की विदेश नीति फेल साबित हो चुकी। इसके साथ ही उन्होंने कई चीजें गिनाई हैं जो बताती हैं कि भारत की विदेश नीति फेल साबित हो रही है। हालांकि विदेश नीति को इस खबर से फेलियर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सऊदी ने यह फैसला हज के दौरान अव्यवस्था से बचने के लिए लिया है और इसमें अधिकतर मुस्लिम देश भी शामिल हैं। हालांकि बाकी खबरों को देख ये कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति को लगातार झटका जरूर लग रहा है। आरसीबी और इवेंट आयोजक कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड ने दावा किया है कि बेंगलुरु भगदड़ मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। इस मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। उन्होंने इसको लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। बता दें, 4 जून को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बाद कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन आरसीबी और आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उन पर करारा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए हवाई सर्वेक्षण को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री में जमीन पर उतरकर किसानों से सीधे संवाद करने का साहस नहीं है। अखिलेश यादव ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कृषि का हवाई सर्वेक्षण करने वालों के पास समय की नहीं, किसानों के आक्रोश का सामना करने की हिम्मत की कमी है। उन्होंने ये भी तंज कसा कि क्या हवाई सर्वेक्षण से जमीन पर घूम रहे आवारा पशुओं को देखा जा सकता है, जो आज भी किसानों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने कहा कि किसान पूछ रहे हैं कि क्या इतनी ऊंचाई से आवारा पशु भी दिखते हैं क्या? सरकार अगर बेहद तेजी दिखा ले तो भी एक देश एक चुनाव के तहत चुनाव क्या 2029 में संभव हो सकता है? अब वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी की जाए तो भी मौजूदा विधेयकों के तहत एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव 2034 में ही संभव हो सकते हैं। संसदीय समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने यह भी इशारा किया है कि समिति इन विधेयकों के दायरे से आगे बढ़कर कुछ अतिरिक्त सुझाव दे सकती है। 8 जून को लॉस एंजेलिस की सड़कों पर भारी बवाल मच गया। हजारों लोग राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा नेशनल गार्ड तैनात करने के फैसले के खिलाफ विरोध करने उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने एक बड़ा हाईवे ब्लॉक कर दिया और कई सेल्फ ड्राइविंग कारों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस, रबर की गोलियां और जोरदार धमाके का इस्तेमाल किया। जैसे जैसे शाम हुई, पुलिस ने प्रदर्शन को गैर कानूनी जमावड़ा घोषित कर दिया। इसका मतलब होता है कि अगर लोग नहीं हटे तो गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ लोग फिर भी वहीं रुके रहे। उन्होंने सड़कों पर बैरिकेड्स लगाए और पुलिस पर चीजें फेंकने लगे।
जैसे कि कंकड़, पत्थर, ई स्कूटर, पटाखे और यहाँ तक कि कंक्रीट के बड़े टुकड़े भी। कुछ लोगों ने कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल के अफसरों पर हमला किया जो पास के 101 फ्रीवे पर खड़े थे। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिसकर्मी एक पुल के नीचे छिपने पर मजबूर हो गए। मतलब साफ है कि शहर में हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं और हिंसा का स्तर काफी बढ़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का 12 देशों के नागरिकों पर लगाया गया ट्रैवल बैन सोमवार से लागू हो गया है। ट्रंप ने पिछले हफ्ते इस आदेश पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। इन देशों के नागरिक अमेरिका की यात्रा नहीं कर सकेंगे। ट्रंप का ट्रैवल बैन जिन देशों के नागरिकों के लिए है वो हैं अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन। वहीं 7 देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश की आंशिक रूप से सीमित किया गया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.